वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान। जैसा कि आप लोगों को पता था, आपको भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था। काफ़ी टाइम से हमारी सीरीज़ रुकी हुई थी, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, बट अभी सब मेंटेन है। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मौर्य साम्राज्य, है ना। भारतीय इतिहास की सीरीज़ में श्रृंखला में हम लोग पहुँच गए थे मगध एम्पायर, और मगध एम्पायर के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था मौर्य एम्पायर। और मौर्य साम्राज्य पर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पर चर्चा की थी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह एक वंश जो शूद्र लोगों का वंश था, नंद वंश, इस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें अहम भूमिका निभाई थी चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक बहुत ही मजबूत शक्तिशाली साम्राज्य को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और उसी के खंडर पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी। उसी साम्राज्य को हम लोग कहते हैं मौर्य साम्राज्य। इस मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं लास्ट टाइम पे आप लोगों को बता चुका था कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने किस तरह घनानंद को हराया, और घनानंद को हराने के बाद उसी के क्षेत्र पर अपने लिए एक मौर्य एम्पायर की नींव रखी। और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था? राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। और इस पाटलिपुत्र के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये पाटलिपुत्र जो है बच्चों, ये बसाया था उदयन ने। उदयन जो कि हर्यक वंश का था, मगध साम्राज्य, उस मगध साम्राज्य का तीसरा शासक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उसने जब इसको बसाया था तो उसने इसको नाम दिया था कुसुमपुर, है ना। गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था ये पाटलिपुत्र। आगे चलकर इसका नाम बदला गया और अशोक के टाइम पीरियड में ये हो गया पाटलिपुत्र, और फिर आगे चलकर इसका नाम हो जाएगा पटना। वर्तमान में हम इसको पटना के नाम से जानते हैं। तो वही इन्होंने राजधानी बनाई थी अपनी पाटलिपुत्र, या आप उसको कह सकते हो कुसुमपुर। और प्रधानमंत्री के रूप में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बनाया था किसको? अपना प्रधानमंत्री बनाया था इन्होंने चाणक्य को। किसको? चाणक्य। और चाणक्य के बारे में भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बना दिया था। इनके काफी नाम थे। इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है, इन्हीं को विष्णु शर्मा कहा जाता है, इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है, इन्हीं को अंशु कहा जाता है, इन्हीं को अंगुल कहा जाता है, इनको बादशाह कासन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है राजनीति से संबंधित है। यानी इस अर्थशास्त्र पुस्तक का जो विषय है वो राजनीति है, पॉलिटिक्स, है ना। इसका विषय इकोनॉमी नहीं है, इसका विषय वो है राज व्यवस्था एक तरीके से। और चाणक्य ने किस तरह राज व्यवस्था को मेंटेन किया था वो सारी बातें इस बुक में क्या कर रखी हैं, दी हुई हैं। तो इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, प्रधानमंत्री बनाया चाणक्य को, और इसके सहयोग से इन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य को क्या किया, स्थापित किया। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि अभी चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे ही थे, कुछ समय हुआ था, और अचानक इनके ऊपर आक्रमण हो गया यूनानी और यूनानी शासक का। वो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। इन सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर राजा के रूप में बैठा हुआ है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा ये बात है 305 BC की। अगर पूछे ना कब की बात है ये, ऐसा कब हुआ था, तो ऐसा हुआ था 305 BC में। सेल्यूकस निकेटर। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, थोड़ा सा इसका परिचय ले रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को स्थापित किया था? चाणक्य की सहायता से। इनका पालन पोषण चाणक्य ने किया था। तक्षशिला में इनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई थी। सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक है। कहाँ का शासक है? यूनान का।
ये यूनान का शासक है। एक्चुअल में विश्व विजेता अलेक्जेंडर सिकंदर, जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो सिकंदर के जितने भी सेनापति थे उन सेनापतियों में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। उस उत्तराधिकार के संघर्ष में जितने बड़े बड़े सेनापति थे और छोटे छोटे सेनापति थे, इन सब ने जिस क्षेत्र में लोग थे उसी क्षेत्र को अपना अधिकार क्षेत्र घोषित कर दिया। तो दो बड़े बड़े सेनापति, एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर और एक का नाम था एंटीगोनस। इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो ये छोटे छोटे लोग जो है ना ये क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे, तो क्यों ना पहले हम इन छोटे छोटे लोगों को निपटा दें, उसके बाद हम लोग आपस में बाद में साम्राज्य को बांट लेंगे, विभाजित कर लेंगे। और इस रणनीति के तहत इन दोनों ने काम किया। तो आधे से ज़्यादा लोगों को सेल्यूकस निकेटर ने पराजित कर दिया, हरा दिया, और बाकी के शेष बचे हुए लोगों को एंटीगोनस ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब केवल दो ताकतें रह गई, एक एंटीगोनस, एक सेल्यूकस निकेटर। ये दो वो ताकत हैं जो सिकंदर के क्षेत्र पर उत्तराधिकार को लेकर के वर्चस्वता दिखाएंगे, यानी एंटीगोनस और सेल्यूकस निकेटर। इन दोनों में भी आधा आधा साम्राज्य नहीं बटा, इन दोनों में भी संपूर्ण साम्राज्य को लेकर झगड़ा हुआ। उसी झगड़े को हम बोलते हैं इम्पस की लड़ाई, इम्पस का युद्ध। इली नदी के तट पर हुआ था ये। तो एक तरफ एंटीगोनस और एक तरफ सेल्यूकस निकेटर, और इस युद्ध का परिणाम जो था वो परिणाम सेल्यूकस निकेटर के पक्ष में रहा। इस प्रकार सेल्यूकस निकेटर संपूर्ण यूनान का शासक बना, यानी सिकंदर का जो भी क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र का उत्तराधिकारी घोषित हो गया। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और जब सेल्यूकस निकेटर पूरे क्षेत्र का उत्तराधिकारी घोषित हुआ, तब इसने कहा कि भारत में भी कभी, घनानंद के समय में, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि नंद वंश का जब अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहा था, तब हमारे भारत पर सिकंदर के अभियान चले थे। तो वही अभियान जो अधूरा रह गया सिकंदर का, तो गद्दी पर बैठने का सेल्यूकस निकेटर ने उसी अधूरे अभियान को पूरा करने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि भारतीय क्षेत्रों को अपने अंडर में लेने की लालसा से इसने भारत पर आक्रमण किया। और भारत में उस समय शासन कर रहे थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन दोनों के बीच 305 बीसी में संघर्ष हुआ। इस युद्ध में संभवतः, है ना, कंफर्मेशन नहीं है किसी भी किताब में, किसी भी इतिहासकार ने कंफर्मेशन नहीं दिए, लेकिन ये जरूर बताया कि संभवतः उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय रहे और सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई बच्चों? पराजित हो गई। अब सेल्यूकस निकेटर की जब पराजय हो गई, तो सेल्यूकस निकेटर को ये लगा कि अगर इस युद्ध को आगे जारी रखा गया और अगर मैं हार गया तो मेरे यहाँ के क्षेत्र के साथ साथ यूनान का क्षेत्र भी किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि ये यूनानी शासक है, बहुत सूझबूझ वाला और विश्व विजेता का सेनापति है अलेक्जेंडर सिकंदर का। तो इसके लिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि कर ली। तो संभवतः विजय बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और संभवतः पराजय बताई जाती है किसकी? सेल्यूकस निकेटर की। तो इन दोनों के बीच एक संधि हुई। क्या हुई? संधि। उस संधि को भी देख लेते हैं। संधि, और ये संधि किस किस के बीच हो रही है? ये हो रही है सेल्यूकस और इन दोनों में युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के बीच हो रही है ये संधि 305 में। संधि क्या हुई? संधि ये हुई कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो संधि में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, अब इस पुत्री का नाम क्या था? इस पुत्री का नाम था बच्चों कर्नेलिया। कहीं इसको कहा गया हेलना। इसका विवाह करा दिया गया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब संपूर्ण यूनान में जो शासक रहेगा वो रहेगा सेल्यूकस निकेटर, और भारतीय क्षेत्रों पर जो शासक रहेगा वो रहेगा उसका दामाद चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार इन दोनों के बीच संधि हो गई। इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर से 4 बड़े बड़े राज्य, यानी 4 बड़े बड़े प्रांत दहेज के रूप में प्राप्त किए। उन्हीं को हम बोलते हैं एरिया, अराकोशिया
जेड्रोसिया और पेरिपेनिस दाई। अच्छा, एक का नाम है एरिया, एक का नाम है अराकोसिया, एक का जेड्रोसिया, एक का पेरिपेनिस दाई। ये चारों के चारों नाम यूनानी भाषा में दिए गए क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो था वो यूनान का था और ये चारों प्रांत सेल्यूकस निकेटर के सीमा प्रांतों में आते थे, यानी सीमा क्षेत्र लगते थे और उसने ये चारों उनको दे दिए। अगर हम इनका भारतीय नाम देखें तो एक का नाम हो जाएगा हेरात, इसका नाम हो जाएगा हेरात, इसका नाम हो जाएगा कंधार, बहुत सारे लोग उसको गांधार कहते हैं, गांधार। ये हो जाएगा मकरन तट, हमारे यहाँ का मकरन तट, और ये हो जाएगा काबुल, पेरिपेनिस दाई काबुल। ये चार बड़े बड़े राज्य, यानी आप कह सकते हो प्रांत, ये चार बड़े बड़े प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गए, किधर से? सेल्यूकस निकेटर की तरफ से। पुत्री मिल गई कार्नेलिया या हेलेना, साथ में एक दूत भी दिया गया संधि में। कौन दिया गया? दूत। इस दूत का नाम था मेगास्थनीज। इस दूत का नाम था मेगास्थनीज। अब देखो कभी कभी यहीं से पूछ लेता क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी दूत बनकर आया था? तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर पहुंचा था। तो चार बड़े बड़े क्षेत्र, एक दूत जिसका नाम था मेगास्थनीज और पुत्री कार्नेलिया। इस मेगास्थनीज ने ही भारत में रहकर और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सारे भारतीय क्षेत्रों का भ्रमण किया और भारत के विषय में, भारत के संपूर्ण विषय में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। तो कभी कभी यहां भी पूछता है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताओगे इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर के क्या है? दूत हैं, जो संधि के तहत इनको दिए गए थे। अब देखो, जब ये इनके बन गए दामाद और वो बन गए उनके ससुर, तो अब ससुर जी अपने दामाद का परिचय कहाँ पे जाके देंगे? यूनान में, अपने क्षेत्र में, है ना। जो कार्ड छपेगा वो यूनान में छपेगा ना, जब भी कोई बात होगी तो यूनान में होगी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन यूनानी ग्रंथों में, यूनानी लेखकों में किस नाम से मिलता है? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। ये बात मैं आपको लास्ट टाइम पे वीडियो में बता चुका था कि हमारे यहाँ के एक शासक जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनानी ग्रंथों में क्या मिलता है? एक मिलता है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोट्स, एक मिलता है एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस। यानी कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, कहीं कहीं एंड्रोकोटस कहा गया है और कहीं कहीं सेंड्रोकोप्टस कहा गया है, और ये सब कुछ उनको यूनानी ग्रंथों में कहा है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि किस भारतीय शासक का नाम सेंड्रोकोट, एंड्रोकोट्स के नाम से, यानी किसके नाम का समीकरण सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट और सेंड्रोकोप्टस के नाम से मिलता है? तो आप बताएंगे सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस के नाम से जो समीकरण मिलता है वो स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और ये समीकरण स्थापित किया है विलियम जोन्स ने। याद रखना, ये किसने किया है? ये 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने
विलियम जोन्स ने, यानी इन नामों का समीकरण इन नामों का समीकरण 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया है। अब ये जो मेगास्थनीज आया, इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और ये जो नाम मिलते हैं यूनानी ग्रंथों में, इन सब में चंद्रगुप्त मौर्य की तारीफ की है। इंडिका में भी मेगास्थनीज ने बहुत सारी तारीफ की है भारत की, और कभी कभी पूछ लेता है इंडिका पुस्तक के अनुसार, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो इंडिका के अनुसार याद रखिएगा, इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। हालांकि हम प्राचीन काल के इतिहास से पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने देखा भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था। 4 वर्ण व्यवस्था थी, जिनमें मैंने आपको बताया एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यदि आप इंडिका के अनुसार देखोगे, पार्टिकुलर एक अलग पुस्तक, यानी आप मेगास्थनीज के अनुसार देखोगे, तो उसने बताया मेगास्थनीज ने कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त थे। दूसरा, मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते, कभी भी सूखा नहीं पड़ते। यानी मतलब इट्स मीन वो बहुत प्रशंसा कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की और भारतीय समाज की, क्योंकि वो भारतीय राजा के यहाँ पर दूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और ऐसा इसलिए करना पड़ा उसको क्योंकि उसको सेल्यूकस निकेटर ने दूत के रूप में दे दिया था किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको हिलना मिल गई, या आप कह सकते हो कान ने लिया। तो इसी बात को आप याद रखना, यही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इससे पहले कभी भी भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाह नहीं हुआ। यहाँ से हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विवाह की शुरुआत हुई। पहला विवाह यही हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, कि एक विदेशी युवती को हमारे यहाँ का राजा विवाह करके स्वीकार करके लाया हो, जिनका नाम था कार्नेलिया। अब इनके ससुर जो थे सेल्यूकस निकेटर, वो बहुत ताकतवर थे, संपूर्ण यूनान के राजा थे और सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी थे। तो उसी से चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भी अहंकार आ गया। कहते ना, पैसा और जवानी हर किसी से नहीं संभलता। जो बच्चे पैसा और जवानी को संभाल लें, बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब आती हैं तो बिगाड़ आता है। जवानी भी बिगाड़ती है और पैसा भी बिगाड़ता है। अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य मुक्तिदाता था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने घनानंद के अत्याचारों से संपूर्ण मगध की जनता को बचाया अत्याचारों से, और लोगों ने उसको उपाधि दी मुक्तिदाता, है ना, मुक्ति दिलाने वाला। अब वही मुक्तिदाता जब पावर बढ़ी, है ना, साम्राज्य बढ़ा, तो इसके अंदर अहंकार आया। जिसने लोगों को घनानंद के अत्याचार से बचाया, यही अब आने वाले दिनों में अत्याचारी हो जाएगा, दुर्व्यवहारी हो जाएगा। और वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्लानिंग करना शुरू करी संपूर्ण भारत को जीतने की। याद रखना, प्राचीन काल का पहला शासक जिसने संपूर्ण भारत पर अधिकार किया, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने ही सबसे पहले भारत को जीता है। अब इसने अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर से अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम केवल मगध साम्राज्य में शासन करना नहीं चाहते, हमारी ये इच्छा है कि संपूर्ण भारत का क्षेत्र हमारा हो, जैसे संपूर्ण यूनान आपका है। इसके लिए हमें एक विशाल सेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र था, राजतंत्र तो था नहीं। और लोकतंत्र में बच्चों ये होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो उतने ज़्यादा क्षेत्र पर क्या कर सकता है? कब्जा कर सकता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा सिस्टम था उस समय पर। तो सेल्यूकस निकेटर ने इनसे कहा, आपको जितना बल चाहिए, आप उतना बल, उतनी सेना हमसे लीजिए और आप अपनी इच्छा को पूरा कर लीजिए। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस निकेटर ने अपने ससुर की मदद से एक विशाल सेना तैयार की। कितनी विशाल सेना तैयार करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों की सहायता से, यानी सेल्यूकस निकेटर की सहायता से, यूनानियों की सहायता से एक विशाल सेना, कितनी विशाल थी? 6 लाख की एक विशाल
सेना, मतलब 6 लाख की सेना तैयार की। ये 6 लाख की संख्या बहुत हो गया बच्चों। उस समय पता है, उस समय लोगों के पास इतने सैनिक नहीं होते थे। सैनिक क्या, जनता ज़्यादा नहीं थी। आप देखो ये टाइम पीरियड वो है जब क्षेत्र विशेष खाली पड़े रहते थे, इस पर रहने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। आज तो खैर ज़मीन की बहुत कीमत है और आज तो ज़मीन है भी नहीं, आज तो जिसके पास ज़मीन है वो किंग है अपने आप में। लेकिन उस समय पर ऐसा प्रावधान था कि रहने वाले लोग नहीं मिलते थे, जगहें खाली पड़ी रहती थी, यानी जनसंख्या बहुत कम थी विश्व में। मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। आज तो भारत में जनसंख्या बहुत है। आने वाले समय में मुझे लगता है भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़ देगा, और ज़्यादा समय नहीं है उसमें। मुझे लगता है 1-2 सालों में, आने वाले 1-2 सालों में हमारे भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें लगता है हम विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले हो जाएंगे, यानी भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। लेकिन उस समय इतनी जनसंख्या होती नहीं थी, और इन्होंने एक विशाल 6 लाख की सेना क्या कर ली, तैयार कर ली। ये सेना भी कैसे की है, नॉर्मल लड़ने वाले लोग नहीं है। पहले क्या होता था, जब राजा युद्ध के लिए जाता था तो रथकार, चर्मकार, स्वर्णकार सब भीड़ को ले जाता था। इन्होंने स्पेशल सेना मंगाई है, कहाँ से, यूनान से, सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर ने भी, यूनान के पास एक क्षेत्र पड़ता है बैक्टीरिया, है ना, अफगानिस्तान को हिंदुकुश पर्वत के पास का एरिया है, जो हिंदुकुश पर्वत है ना उसके पास का एरिया पड़ता है बैक्टीरिया प्रदेश। बैक्टीरिया अपने आप में एक प्रदेश था, यानी एक प्रांत था जो आता था यूनान के अंतर्गत। इस बैक्टीरिया में जनजाति रहती थी शक। आगे चलकर आप पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में शकिया सीथियम लोग, वही जो शकिया सीथियम लोग हैं ना, इन्हीं के पहले वाले लोग, उन सारे लोगों को भारत भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए। किसकी तरफ से, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से। और इस प्रकार की जनजातियों को इसने भारत में बुला लिया, और उनकी संख्या कितनी हो गई, 6 लाख। इस 6 लाख की विशाल सेना को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला, और संपूर्ण भारत को रौंदने के पश्चात संपूर्ण भारत पर टैग, यानी मैं कहूँ पताका, झंडा लहर गया किसका, मौर्यों का। और पूरे भारत को इसने, अखंड भारत को क्या कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया। अब जीत तो लिया ताकत के बल पर, है ना, फोर्स के बल पर, लेकिन ये लोगों के दिलों में जो जगह बना चुका था मुक्तिदाता की, लोग इसको जो उपाधि देते थे महानता की, वो उपाधि लोगों ने इससे छीन ली। यानी लोग परेशान हो गए क्योंकि इसने लोगों का दमन किया, है ना। देखो कभी भी कोई भी चीज़ आप बाय फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी से प्रेम से तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि तलवार के बल पर कुछ भी चीज़ फैला लो, तो आप तलवार के बल पर झुका सकते हो, लेकिन सम्मान नहीं पा सकते। सम्मान जो पाया जाता है ना, वो जो प्रेम से पाया जाता है। तो इन्होंने तलवार के बल पर संपूर्ण भारत को झुका दिया, और संपूर्ण भारत पर साम्राज्य किसका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन ये जनता की, प्रजा की नज़रों में गिर गए, और फिर लोगों ने इनको बुरा भला दबी आवाज़ में कहना क्या किया शुरू। और फिर आगे चलकर इनको खुद भी ये महसूस हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे इस तरह जनता का दमन नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना हिंसात्मक रूप नहीं अपनाना चाहिए था। एक्चुअल में इन्होंने हिंसा की, और हिंसात्मक रूप के आधार पर उन्होंने भारत पर क्या किया, कब्जा किया। लेकिन आगे चलकर इनको लगा कि मुझसे गलती हुई, तो इसके लिए उन्होंने प्रायश्चित करना चाहा, क्योंकि ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, और जैन धर्म में आप जानते हो बिल्कुल भी हिंसा नहीं है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है वो कौन सा धर्म है जिसमें खेती वर्जित है, तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म में खेती भी वर्जित है बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि आप जो खेती करते हो उस खेती के लिए आप उर्वरक डालते हो, रासायनिक खादें डालते हो, जिससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, कीटनाशक का प्रयोग करते हो ना, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो आपने हत्या की, जीव हत्या, क्योंकि इस प्रकृति में हम, आप, मक्खी, मच्छर सब जीव हैं। तो जैन धर्म ये कहता है जीव हत्या निषेध, आपको जीव हत्या नहीं करनी, इसलिए वो खेती की भी परमिशन नहीं देता, वहाँ पर खेती भी वर्जित है। और जैन धर्म सबसे ज़्यादा टफ धर्म है, ऐसे करके मान के चलो। यानी जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति एक कठिन टास्क है, और उसी धर्म को फॉलो करता था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछते भी हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये किस धर्म को फॉलो करता था, तो याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का उपासक था। अच्छा देखो, जैन धर्म में भी जैन संगीतियाँ हुई हैं।
यानी जैन धर्म में भी बंटवारा है। जैसे बौद्ध धर्म हमने पढ़ा पीछे, अब बौद्ध धर्म में हमने देखा कि कहीं पर सुत्त पिटक है, कहीं पर विनय पिटक है, कहीं पर अभिधम्म पिटक है, अलग अलग पार्ट हैं बौद्ध धर्म के। ऐसी जैन धर्म में भी कहीं श्वेतांबर है, कहीं दिगंबर है ना। तो याद रखना ये जैन धर्म का उपासक था, और जैन धर्म की भी विशेषकर दिगंबर शाखा का, विशेषकर दिगंबर शाखा का। अब ये जिस धर्म का उपासक है, जैन धर्म का, खासकर दिगंबर शाखा का, उस धर्म में जीव हत्या निषेध है, और इन्होंने तो अखंड भारत को जीतने के लिए बहुत सारी हत्याएं की। तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ और उनको लगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे इसका पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो फिर इसके लिए इन्होंने पश्चाताप किया। इन्होंने अपना पूरा जीता हुआ साम्राज्य, यानी अखंड भारत जो इन्होंने जीता, ये इन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया। तो किसके पक्ष में त्यागा? जब इन्हें एहसास हुआ तो इन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया। बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया मतलब इन्होंने अपना सब कुछ, मोह माया, सब संपत्ति वंपत्ति सब कुछ छोड़ देना, शासन प्रशासन मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरी वजह से लोगों को जो तकलीफ हुई है, जो परेशानी हुई है, मैं भी उस परेशानी, उस तकलीफ को महसूस करूँगा, फील करूँगा, और मैं अपना सारा साम्राज्य अपने बेटे किसके पक्ष में, बिंदुसार के पक्ष में त्यागता हूँ। इट्स मीन अगला जो शासक होगा, जो इनका उत्तराधिकारी होगा, वो कौन होगा? इनका पुत्र बिंदुसार। फिर इन्होंने क्या किया? तो ये चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला क्षेत्र में। कहाँ पे चले गए? आगे चलकर ही चले गए कर्नाटक, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला क्षेत्र में चंद्रगिरी पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना की पद्धति से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यानी ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला क्षेत्र में चले गए जहाँ चंद्रगिरी पर्वत है, और इसी चंद्रगिरी पर्वत पर इन्होंने संलेखना की पद्धति अप्लाई की, और संलेखना की पद्धति से इन्होंने अपने प्राण क्या कर दिए? त्याग दिए। संलेखना की पद्धति होती है जैन धर्म में। इस पद्धति का मतलब होता है फास्ट रखकर अपने शरीर को तड़पाना, और ना कुछ खाना और ना कुछ पीना, व्रत रखकर, व्रत के माध्यम से अपने शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बनाना, और फिर शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो आपके प्राण क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं संलेखना की पद्धति। ये इन्होंने इसलिए अपनाई थी ताकि ये भी उस दर्द को महसूस करना चाहते थे जो इनकी वजह से प्रजा को पहुँचा, है ना, जो जनता को पहुँचा। जनता परेशान हुई, जनता ने जो इनके लिए बुरा भला कहा, तो उन्होंने कहा मेरी वजह से ऐसा हुआ है कि लोगों के घर जुड़ गए, किसी का भाई मर गया, किसी का पिता मर गया, किसी का पुत्र मर गया, किसी का पति मर गया। तो उस दर्द को महसूस करने के लिए इन्होंने भी अपने प्राण कैसे त्यागे? संलेखना की पद्धति से त्याग दिए। और इनके बाद उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पर बैठेगा इनका बेटा बिंदुसार। तो अगला राजा कौन होगा? अगला राजा होगा इसी मगध का, यानी इसी मौर्य साम्राज्य का, इसका नाम है बिंदुसार। और इस बिंदुसार के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें और वीडियो का आप पूरा देखा करें। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स है, लगता है कुछ मिसिंग हो रहा है, तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर सर कुछ मिसिंग हो गया, या किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।